कानून कानून और व्यवस्था एक सर्वकालिक समस्या है, सार्वभौमिक समस्या है। सर्वकालिक का मतलब क्या होता है? हर काल में। सार्वभौमिक का मतलब होता है हर स्थान में। ये सर्वकालिक और सार्वभौमिक है, यानी हर काल में, हर हर स्थान में महत्वपूर्ण है। जैसे आप कह सकते हैं मौर्य का प्रशासन में भी ये बहुत इम्पोर्टेंट था, मुगल प्रशासन में बहुत इम्पोर्टेंट था और सार्वभौमिक का मतलब हुआ कि ये भारत में भी इम्पोर्टेंट है, पाकिस्तान में भी इम्पोर्टेंट है, अमेरिका में भी इम्पोर्टेंट है, हर जगह इम्पोर्टेंट है। तो ये सार्वकालिक और सार्वभौमिक मुद्दा है कि नहीं? मुद्दा है, कार्य है जो बोलिए। कानून और व्यवस्था के बारे में मैंने बतलाया 2 शब्द से बना है। कानून का मतलब अलग होता है और व्यवस्था का मतलब अलग होता है। कानून तो होता है कि लीगल शब्द हुआ, समाज को चलाने के लिए, राज्य को चलाने के लिए जो तौर-तरीका तय किए जाते हैं उसको हम कानून कहते हैं और समाज में शांति व्यवस्था जो रहता है उसको हम व्यवस्था कहते हैं। व्यवस्था का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट में व्यवस्था हम पढ़ते, जैसे आपने देखा होगा हेनरी फेयल ने प्रिंसिपल 14 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन के बतलाए थे, उसमें प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर भी बतलाए थे। तो प्रिंसिपल और ऑर्डर का मतलब क्या होता था? उन्होंने बताया सब चीज़ अपनी जगह पर, सब चीज़ का अपना जगह और सब चीज़ अपने जगह पर। एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन प्लेस एंड एवरीथिंग इज़ ऑन, मतलब एंड मतलब हर जगह, हर चीज़ अपनी जगह पे। हर चीज़ का अपनी जगह और हर चीज़ अपनी जगह पर। जैसे उदाहरण के तौर पर जूता रखने के लिए बाहर जूता खाना होता है, सब्ज़ी रखने के लिए किचन में होता है, सोने के लिए बेडरूम होता है, अतिथि को बैठाने के लिए ड्राइंग रूम होता है, सब बना है कि नहीं? नहाने-वहाने के लिए वॉशरूम वा टॉयलेट होता है, बाथरूम होता है। अब आप जैसे जैसे आप लोग स्टूडेंट लोग रहते हो, ख़ास तौर पर बड़ा ऑर्डर नाम का तो कोई चीज़ ही नहीं रहेगा। ज़्यादातर स्टूडेंट बैचलर कमरा में देखिए, जहाँ खाना है वहीं जूता रखा हुआ है, जहाँ जूता है वहीं पर पूजा का सामान रखा हुआ है, सब होच-पोच रहता रहता है कि नहीं? तो व्यवस्था बिल्कुल गड़बड़ रहता है। तो इसलिए व्यवस्था का मतलब हर चीज़ का अपना जगह और हर चीज़ अपने जगह पर। अपराधी जेल में हो और निर्दोष सही व्यक्ति बाहर हो तो कहेंगे समाज में व्यवस्था है। अगर अपराधी बाहर घूम रहा हो और निर्दोष जेल के अंदर हो तो इसको व्यवस्था नहीं बोलेंगे, तो गड़बड़ माना जाएगा। तो ये तो समाज में शांति हो, व्यवस्था हो, जो लोग आराम से घूम फिर सके, समझ रहे हैं, विधि सम्मत व्यवसाय कर सके, तो इसी को हम बोलते हैं व्यवस्था। तो ये दोनों शब्दों का जोड़ से एक ऐसे एक प्रशासनिक अवस्था बनता है, जो मतलब कहते हैं कानून और व्यवस्था। समझ रहे हैं? जो विकास के लिए, कल्याण के लिए, सुशासन के लिए, सुख शांति के लिए, समृद्धि के लिए प्री कंडीशन है। मतलब आप कुछ भी प्रशासन में हो, अगर कानून और व्यवस्था की आप गारंटी नहीं देते, बेकार है। और कुछ भी नहीं हो, केवल कानून और व्यवस्था ही की गारंटी दे दीजिए, सब चीज़ की व्यवस्था हो जाएगा। है कि नहीं? जैसे आप देख लीजिए इतने दिन हो गए, हम लोग आज तक विकासशील, अब थोड़ा भारत दिलाने भी लगा है, इसलिए देख रहे हैं पिछले दिनों बहुत सारा एफडीआई चाइना से अब इंडिया में भी आने लगा है। इंडस्ट्री इंडिया में बैठने लगे, पहले इंडिया में इंडस्ट्री नहीं आता था, चाइना में जाता था। क्यों? क्योंकि चाइना का सरकार कानून और व्यवस्था की गारंटी देती थी। समझ रहे हैं? बिहार में उद्योग धंधा नहीं लगता क्योंकि वहाँ की सरकार कानून और व्यवस्था की गारंटी नहीं दे सकती और देती भी है तो लोग उस पे विश्वास नहीं करते। समझ रहे? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कानून और व्यवस्था का सही होना बहुत ज़रूरी है। इसी पर समृद्धि, इसी पर सुशासन, इसी पर सब चीज़ निर्भर करता है। समझ रहे? और ये होता है स्थानिक महत्व का। इसलिए शुरू से ही, जब आज नहीं बरसों से ये प्रांतीय सूची का विषय रहा। भारत में जब संविधान बना तभी इसको प्रांतीय सूची में रखा गया। लेकिन चूँकि आप जानते हो भारत में संघात्मक ढांचा पर एकात्मक प्रवृत्ति हावी है। यही कारण है कि अ, कानून और व्यवस्था राज्य सूची का विषय ज़रूर है, लेकिन संविधान में ऐसे प्रावधान समवर्ती सूची और संघ सूची में है, जिन पर कानून बनाकर संसद, केंद्र सरकार राज्य में कानून और व्यवस्था को प्रभावित कर सकती है। हमारे केंद्र में बहुत सारे ऐसे विकरण हैं जिससे केंद्र सरकार राज्य में कानून और व्यवस्था को प्रभावित कर सकती है। तो उस हिसाब से कानून और व्यवस्था वर्चुअली प्रांत सूची का विषय, प्रांतीय महत्व का विषय न रहकर समवर्ती महत्व का विषय बन जाता है। तो ये मैं पिछले क्लास में आपको बतलाया था। यहाँ पर जो मैंने पिछले क्लास में आपको बतलाया था कि वर्चुअली क्या है, ये जो है
मतलब संविधान में क्या व्यवस्था है, राज्य सूची में कौन-कौन विषय है, समवर्ती सूची में कौन-कौन विषय है और संघ सूची में कौन-कौन विषय है। वैसे तो पुलिस राज्य सूची का विषय है, पब्लिक ऑर्डर राज्य सूची का विषय है, लेकिन जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेज हो गए या फिर आप कह सकते हो सीबीआई हो गया, एनआईए हो गया, ये सब ऐसा चीज है जो कानून और व्यवस्था से बहुत घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है। तो ये सब समवर्ती सूची और संघ सूची का विषय है। तो इसे लेकर वर्चुअली क्या होता है, ये केंद्र का भी कंसर्न का विषय होता है, क्योंकि कानून और व्यवस्था वर्चुअली अगर सही तौर पर नहीं मैनेज किया जाए तो देशों की अखंडता और एकता के लिए चुनौती बन जाता है। इसलिए अभी देखिए बहुत इम्पोर्टेंट, अभी आप लोग सिर्फ यूपीएससी की तैयारी करें, अभी सुप्रीम कोर्ट में एक मामला चल रहा है शायद कि गुजरात हुआ, पंजाब हुआ, बंगाल हुआ, जो बॉर्डर से जुड़ा हुआ राज्य है ना, देश राज्य, वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट, मतलब भारत सरकार, मतलब उसको क्षेत्र बढ़ाने के लिए कि जैसे बिहार जो बंगाल है तो 50 किलोमीटर रेंज जो होगा, जमीन होगा, वो पैरामिलिट्री फोर्सेस के कवर में रहेगा, उस पर राज्य सरकार का कंट्रोल नहीं होगा। तो इस तरह की शायद अभी चल रहा है, शायद पंजाब में भी इशू चल रहा है, ताकि जो बॉर्डर के आसपास जो मतलब जो सीमावर्ती क्षेत्र से परिवर्जन होता है, घुसपैठ होता है, स्मगलिंग होता है, कानून और व्यवस्था की समस्या होता है, देश की अखंडता एकता के लिए चुनौती उत्पन्न, उसको निपटा जा सके। तभी शायद अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला है। समझ रहे, हो सकता है आपको प्रीलिम मेंस में एक क्वेश्चन इसका आवे, तो इसको जरा आप देख लीजिएगा। तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्चुअली कि ये संवर्ती महत्व का विषय है। अच्छा अच्छा, केंद्र में जो गृह मंत्रालय है वह वर्चुअली इस पर नियंत्रण रखती है, क्योंकि वह देश की अखंडता एकता के लिए मुख्य रूप से जवाबदेह है। समझ रहे हैं, तो इसलिए उसमें केंद्र गृह मंत्रालय में 6 विभाग मैंने आपको बताया था जो कानून और व्यवस्था से जुड़ी हुई है। समझ रहे हैं, नहीं मतलब ये 6 विभाग है जो, उसमें गृह विभाग हुआ और आंतरिक सुरक्षा विभाग है, खास तौर पर कानून और व्यवस्था से जुड़ी हुई है। और सब भी जैसे जम्मू कश्मीर विभाग, ये खास तौर पर जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है, ये बॉर्डर प्रबंधन वाला बॉर्डर से जुड़ा हुआ है। तो ये सब जो है आपका 6 विभाग, जिसमें इंटरनल सिक्योरिटी, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स, डिपार्टमेंट ऑफ होम, डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, इसके बारे में हमने पिछले क्लास में चर्चा किया था। इसका मैंने बताया कि केंद्र में बहुत सारे फोर्सेज हैं केंद्र के अधीन, जिसको हम पारामिलिट्री फोर्सेस कहते हैं, अर्धसैनिक बल कहते हैं, और ये लोग केंद्र सरकार के डिस्पोजल में रहते हैं, लेकिन समझ रहे हैं, राज्य को कानून और व्यवस्था बनाए रखने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो इसमें असम राइफल्स हो गया, फिर बॉर्डर सिक्योरिटी बीएसएफ हो गया, फिर सीआईएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, इंडो टिबेटन आईटीबीपी हो गया, एनएसजी हो गया, सुरक्षा सशस्त्र सीमा बल हो गया, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स हुआ। जैसे असम राइफल्स जो है वो नॉर्थ ईस्ट में है, आईटीबीपी भी नॉर्थ ईस्ट में, इंडो टिबेटन भी बॉर्डर पर होगा, और बीएसएफ जो है भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर हो गया। ये तो औद्योगिक प्रतिष्ठान की रक्षा के लिए सीएसएफ है। पैरामिलिट्री फोर्स में सही जो लॉ एंड ऑर्डर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है वो सीआरपीएफ। इसका ही कोबरा बटालियन है जो कानून नक्सल से निपटने के लिए, इसी का रैपिड एक्शन फोर्स है जो दंगा उंगा से निपटने के लिए, और इसी से बना एनडीआरएफ अभी जो नेचुरल डिजास्टर वगैरह से निपटने के लिए बना है। तो सबसे बड़ा सीआरपीएफ ही है, समझ रहे हैं। और ये कानून और व्यवस्था और दूसरे कार्यों में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है। अब देखते हैं सेंट्रल में बहुत सारा एजेंसी भी है, ऑर्गेनाइजेशन भी है जो कानून और व्यवस्था में डायरेक्टली इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं, जिसमें बीपीआरडी हो गया, फिर पुलिस एनसीआरबी हो गया, सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो हो गया, डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेंसिक साइंस हो गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस है। तो ये सब एक्सिलरी एजेंसी है, सहायता करते हैं कानून और व्यवस्था बनाए रखने में। ये आसूचना अभिकरण है। आसूचना अभिकरण का मतलब क्या हुआ, इंटेलिजेंस गुप्तचर संस्था हुआ, तो आईबी हो गया और रॉ हो गया। समझ रहे हैं, ये जो गुप्तचर संस्था है इसके अलावा सेंटर में और भी जांच करने, जो घटना घटित हो चुका है तो उस पर जांच करने के लिए एनआईए हो गया, फिर आपका सीबीआई हो गया, ईडी हो गया, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स हो, ये सब जांच अभिकरण है।
ये घटना घटित होने के बाद होता है और आसूचना जो होता है वह घटना घटित होने के पहले उससे संबंधित आंकड़ा सूचना इकट्ठा करता है ताकि प्रिवेंटिव मेजर लिया जा सके। ये पोस्ट तो सेंट्रल गवर्नमेंट वर्चुअली कानून और व्यवस्था में जब चूँकि राजसूची का विषय है, क्यों इंटरफेयर करते हैं तो उसका मैंने आपको कारण बतलाया था कि कानून और व्यवस्था राजसूची का विषय ज़रूर है, लेकिन कई दफ़ा ऐसा देखा जाता है कि दलगत राजनीति इसमें आ जाता है। समय और कानून और व्यवस्था बद से बदतर हो जाता है। कई दफ़ा राज्य सरकार खुद बोलती है कि हमें आप पैरामिलिट्री फोर्सेस भेजो। कई दफ़ा मतलब जानबूझकर कानून और व्यवस्था को बिगड़ने देती है ताकि इस पर रोटी सेका जा सके। फिर आप जानते हो केंद्र सरकार के कर्मचारी राज्यों में काम करते हैं, तो उनकी केंद्र सरकार की संपत्ति राज्यों में होती है, तो उनकी रक्षा की ज़िम्मेवारी भी केंद्र की होती है। और आफ्टर ऑल सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कानून और व्यवस्था आज छोटा-मोटा इश्यू नहीं है, बहुत बड़ा है। इसका ये जड़ एक राज्य से ज़्यादा 2-3 राज्य इवन विदेशों में फैला होता है। तो उस परिस्थिति में जब तक संगठित प्रयास इससे निपटने का नहीं होगा, अकेला एक राज्य उसको मैनेज नहीं कर सकता। ये भी बहुत बड़ा वजह बन जाता है। इसके अलावा आप देखते हो कि देश की अखंडता, एकता की रक्षा चूँकि केंद्र सरकार के हिस्से है, तो बट नेचुरल है कि उसके कारण भी वो कानून और व्यवस्था बनाकर रखता है। लेकिन डायरेक्ट भूमिका उसका नहीं है, उसका भूमिका इनडायरेक्ट है। समझ रहे हैं? उसकी भूमिका डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है। वह इंटरफेयर करती है, सहयोग देती है, साधन संसाधन देती है, वित्तीय सहयोग देती है, जाँच करती है, जाँच में सहयोग देती है, ये सब में, लेकिन डायरेक्ट नहीं। डायरेक्ट राज्य का ही है और राज्य पुलिस जो है, राज्य में जैसे आप जानते हैं भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 ये क्या कहता है? भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 कहता है कि कानून और व्यवस्था क्या है? राज्य-सूची का विषय है। ये बोलता है राज्य-सूची का विषय है, समझ रहे हैं? और ये बोलता है कि डीएम जो होता है जिला में कानून और व्यवस्था के लिए, जिला में लॉ एंड ऑर्डर के लिए उत्तरदायी होता है। क्लियर है? और जिला पुलिस बल जो होता है उसमें क्या करता है? जिला पुलिस बल उसमें सहयोग देता है। एसपी के जो कमांड में जिला पुलिस बल सहयोगी होता है, एसपी के नेतृत्व में रहता है। मतलब डीएम को मिला है कानून और व्यवस्था का। ये एक बहुत डिबेटेबल क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग इसको बोलते भी कि डीएम जो है ऑलरेडी बहुत सारा वर्कलोड से दबा होता है, उसको कानून और व्यवस्था देकर कानून और व्यवस्था के साथ न्याय नहीं हो पाता है, क्योंकि डीएम तो बहुत बिजी पर्सन है, वो ढंग से न्याय नहीं कर पाता। कानून और व्यवस्था स्पेशलाइज्ड विषय है, उसमें एक्सपर्ट हैंड चाहिए, फ्री हैंड चाहिए और डीएम की वजह से दिक्कत होती है। खैर ये तो डिबेटेबल है। इसमें आपको मैंने बताया कि भारतीय पुलिस अधिनियम तो है ही, फिर भारतीय पुलिस अधिनियम के बाद में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पुलिस में सुधार के लिए 1976 में राष्ट्रीय पुलिस आयोग बना था। समझ रहे? धर्मवीरा की अध्यक्षता में, जिसने भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 को बदलकर नया पुलिस अधिनियम बनाने के लिए कहा था। समझ रहे हैं? तो लेकिन वर्चुअली बना नहीं, साली सरबजी की अध्यक्षता में एनडीए सरकार में नया ड्राफ्ट पुलिस अधिनियम बनाने का प्रयास शुरू हुआ, लेकिन सरकार बदल गई तो लटक गया। लेकिन हर राज्य अपने-अपने परिप्रेक्ष्य में की। बिहार ने 2007 में बिहार पुलिस अधिनियम बनाया 2007 में। इसके अलावा आईपीसी और सीआरपीसी ये भी कानून और व्यवस्था बनाए रखने में मदद करता है। इसके इंडियन एविडेंस एक्ट, जैसे अभी आईपीसी और सीआरपीसी दोनों बदल गया है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा, क्या तब्दीली हुआ है, क्या परिवर्तन हुआ है। भारतीय पुलिस जो राष्ट्रीय पुलिस सुधार आयोग बना था ना पुलिस वाला, वो भी धर्मवीरा वाला, उसको भी जरा देख लीजिएगा। यूपीएससी के लेवल पर तैयारी कर रहे थे, उसी का लागू करवाने के लिए जो उत्तर प्रदेश के फॉर्मर डीजीपी थे प्रकाश सिंह, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक एफआईआर किया था, नहीं जनहित याचिका पीआईएल किया था। तो सुप्रीम कोर्ट इस पर फरियाद सुनते हुए कहा था कि 1 साल के अंदर ये करीब 2006 की बात है, 1 साल के अंदर केंद्र का कानून बनाए, राज्य कानून बनाए, समय नए पुलिस अधिनियम सुधार को लागू करे। तो उसी संदर्भ में 2007 में बिहार पुलिस अधिनियम बना। सो दिस इज द बेसिक पॉइंट।
फिर हम लोग देखते हैं कि वर्चुअली राज्य में कानून और व्यवस्था वर्चुअली बहाल कैसे होता है। तो राज्य में कानून और व्यवस्था बहाल होता है, मैंने आपको बतलाया कि इसमें पैरेलल हायरार्की होता है। पैरेलल है कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का हर एक होता है, जैसे चीफ सेक्रेटरी जो हुआ, राज्य का जो चीफ सेक्रेटरी होता है ना, ये सर्वे सर्वा हुआ प्रशासन का, इसके ऊपर सीएम रहा और उसके नीचे चीफ सेक्रेटरी, उसके नीचे होम सेक्रेटरी होता है। होम सेक्रेटरी जो होता है ना, होम डिपार्टमेंट का प्रधान होता है, समझ रहे हैं? होम सेक्रेटरी हो गया, होम सेक्रेटरी के नीचे डिविजनल कमिश्नर होता है, कमिश्नर कहते हैं प्रमंडलीय आयुक्त होता है। वैसे इसके ये डायरेक्ट भूमिका नहीं निभाता, ये केवल सुपरविजन वाला भूमिका निभाता है। उसके नीचे डीएम होता है, डीएम के नीचे एडीएम होता है, एडीएम के नीचे एसडीएम होता है, एसडीएम एसडीएम के नीचे डिप्टी मजिस्ट्रेट होता है, डीवाई मजिस्ट्रेट होते हैं बहुत सारे, जिसको सीईओ वगैरह जो भी बोलते हैं। ये कानून इधर जो होता है, होम सेक्रेटरी के साथ डीजीपी होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। फिर यहाँ पर उन्हीं के साथ वहां पर एडीजीपी बैठता है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। फिर नीचे हो जाता है आपका डीआईजी, आईजी भी रहता है, जो जोन होता है ना, जोन होता है बीच में, तो जोन हो तो जोन का प्रधान आईजी होता है। यहाँ फिर डीआईजी होता है, कमिश्नर के साथ डीआईजी होता है। इसके साथ एसपी होता है, एसएसपी होता है, डिपेंड करता है, बड़ा जिला है तो एसएसपी बैठेगा, छोटा जिला है तो एसपी बैठेगा। फिर इसके साथ एएसपी होगा, चाहे डीवाईएसपी होगा, या एसडीपीओ बोल सकते हैं इसको। फिर यहाँ पर आपका एसडीपीओ, फिर यहाँ पर एसआई, सब इंस्पेक्टर कहते हैं उसको, सब ऑफिसर इंचार्ज, ओसी ऑफिसर इंचार्ज, या थाना प्रभारी होगा, जो इंस्पेक्टर होगा। इस तरह से जब आप जो बीपीएससी में इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपसे पूछेगा भी, ये पुलिस डिपार्टमेंट का हायरार्की बतलाइए, समझ रहे हैं? ये पूछता है लोग कि आपको जानना, जो जो सर्विस आपने प्रेफरेंस किया उसका पूछेगा कि उसका हायरार्की बतलाइए, समझ रहे हैं? तो ये आपको पता होना चाहिए कि एसपी के नीचे डीएसपी, एएसपी, एएसपी के नीचे डीवाईएसपी, उसके नीचे इंस्पेक्टर, उसके नीचे सब इंस्पेक्टर, उसके नीचे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, उसके नीचे आपका हेड कांस्टेबल, फिर कांस्टेबल होता है। तो इस तरह का हायरार्की होता है, समझ। तो वर्चुअली कानून और व्यवस्था बहाल कहाँ होता है? तो वर्चुअली अगर देखा है तो कानून और व्यवस्था बहाल होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही होता है, इसी लेवल पर होता है। कानून और व्यवस्था बहाल इस लेवल पर होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट डीसी और एसपी करता है कानून व्यवस्था इससे। और ये लोग ऊपर वाले क्या करते हैं? सुपरवाइजरी रोल करते हैं, ये सब सुपरवाइजरी रोल करते हैं। और ये जो होता है, जैसे डीएम जो है, एसपी जो है, एसपी डुअल कंट्रोल पे रहता है। डुअल कंट्रोल कैसे रहा उस पर? एक कंट्रोल तो उसका रहता है, एक कंट्रोल उसके ऊपर डीआईजी का रहता है, और दूसरा कंट्रोल इधर रहता है, डीएम का रहता है। तो दो को रिपोर्टिंग कर रहा है, सामान्य प्रशासन में डीएम को, और डिपार्टमेंटल मैटर में या डीजीपी को। ड्यूअल कंट्रोल इस पर रहता है। इसके लिए और कौन कौन होता है? जो मतलब थाना, वर्चुअली थाना जो होता है, थाने स्तर पर कानून और व्यवस्था बहाल किया जाता है, और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन उस पर नजर रखती है, समझ रहे हैं? तो पुलिस हो गया, एक तो पुलिस हो गया जो राज्य में वो कानून और व्यवस्था बनाए रखने में मदद करता है। उसके अलावा और कौन होता है? स्टेट पुलिस हो गया, पुलिस हो गया, राज्य की पुलिस बल हो गया। पुलिस के अलावा और कौन हो गया? पुलिस के अलावा होमगार्ड होता है। फिर आप देखते हो राज्य का मतलब वो कहते हैं मिलिट्री पुलिस होता है राज्य का अपना, जैसे बीएमपी, बिहार में बीएमपी है, समझ रहे हैं? फिर उत्तर प्रदेश में पाक है, पी, उसको पीएससी कहते हैं, प्रोविंशियल आर्म कांस्टेबलरी, समझ रहे? फिर आप तमिलनाडु में देखेंगे तो मालाबार पुलिस हो गया, फिर कहीं स्पेशल मालाबार पुलिस कहलाता है, झारखंड में जैप कहलाता है। तो ऐसा हुआ, बीएमपी हुआ, होमगार्ड हुआ, ये सब सपोर्टिव रोल में होता है। बिहार में एक और बनाया गया था, सैप बनाया गया था, मतलब स्पेशल एक्जिलरी पुलिस, ये बनाया गया था जो एक्स सर्विस मैन लोग जो रिटायर करते हैं ना, उन लोग से बनाया गया, जोड़ कर बनाया गया था कानून व्यवस्थाएं बहाल करने के लिए। तो सैप होता है, इसके अलावा सीआईडी हो गया, वायरलेस हो गया। तो ये सब जो होता है ना, कानून और व्यवस्था बनाए रखने में मेन भूमिका निभाते हैं। मेन तो पुलिस हुआ, थाना हुआ, और ये सब उसमें सपोर्ट करते हैं, होमगार्ड हुआ, बीएमपी हुआ, सैप हुआ, ये सब उसमें हेल्प करते हैं।
समझ रहे हैं? समान परिस्थिति में ही कानून और व्यवस्था बनाते हैं। लेकिन अगर मान लिया जाए कानून व्यवस्था इनसे ना सुधरे, तो फिर किसका हेल्प लिया जाता है? समान परिस्थिति में, जिसको मैं थोड़ा साफ कर दूँ, और अच्छा हो जाएगा। तो समान परिस्थिति में डीएम, ये जान लेना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। डीएम हो गया और इधर एसपी हो गया, ये कानून और व्यवस्था का। तो ये एसपी जो है इधर भी रिपोर्ट कर रहा है और इधर कर रहा है। ऊपर कौन उसका है? सबसे ऊपर में डीजीपी है, डायरेक्ट नहीं है, ऊपर में। अब इससे एसपी के साथ यहाँ पर क्या होगा? डिस्ट्रिक्ट पुलिस फोर्स हो गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस जितना है करीब 1200-1500 रहता है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस हो गया। समझ रहे हैं? और सबसे नीचे क्या हो गया? थाना हो गया, पुलिस स्टेशन जो कहते हैं, जहाँ पर पुलिस स्टेशन भी बहुत तरह का होता है। पुलिस स्टेशन, रूरल पुलिस स्टेशन, अर्बन पुलिस स्टेशन, मेट्रोपॉलिटन पुलिस स्टेशन, दलित मतलब हरिजन पुलिस स्टेशन, महिला पुलिस स्टेशन, ट्रैफिक पुलिस स्टेशन, रेलवे पुलिस स्टेशन, तो बहुत तरह का पुलिस स्टेशन होता है। इन कानून व्यवस्था ये बहाल करता है। फिर इसके नीचे कहीं कहीं पीएस होता है, पुलिस ओपी। ओपी मतलब आउट पोस्ट। आउट पोस्ट का मतलब होता है चौकी, जहाँ पर गश्त मतलब थोड़े सभी जमींदार यानी हेड कांस्टेबल रहता है, और कांस्टेबल रहता है जो गश्ती करने के लिए, नजर रखने के लिए बनता है, इस लेवल बनता है। समझ रहे? इस पर नजर कौन करता है, फिर इसके साथ हेल्प कौन करता है इन लोगों को? ये तो हो गया, इसको हेल्प करता है, मतलब कहता है स्टेट आर्म फोर्स। स्टेट आर्म फोर्स, हर राज्य का अपना सशस्त्र बल होता है, पुलिस, स्टेट आर्म पुलिस। जैसे बिहार में क्या कहलाता है? बीएमपी कहलाता है। और दूसरे राज्य में अलग अलग नाम से रहता है। झारखंड में जैप कहलाता है। इसके अलावा होमगार्ड होता है। उसके अलावा और कौन हेल्प करता है उसको इस काम में? फिर उसके बाद मैंने बताया सैप है, सैप हो गया। उसके अलावा और कौन हो गया आपका? फिर हो सकता है वायरलेस हो गया, सीआईडी हो गया। समझ रहे? फिर आप कह सकते हो, फिर एटीएस वगैरह है, एंटी टेररिस्ट एटीएस, तो ये सब बहुत सारे राज्य में एजेंसियां होती है जो हेल्प करती है, लेकिन मेन कानून और व्यवस्था बनाता है डीएम और एसपी। अगर मान लिया किसी परिस्थिति में इनके सहयोग से ये पहला केस हुआ समान परिस्थिति में। अब दूसरा केस परिस्थिति मान लिया, अगर सपोज कीजिए कानून और व्यवस्था नहीं सुधर पा रहा है, समझ रहे हैं? डीएम किसका सहयोग लेगा? पारामिलिट्री फोर्स का लेगा सहयोग। पारामिलिट्री फोर्स को बुलाने का अधिकार किसको है? मतलब राज्य सरकार को, लेकिन जिला में डिप्लॉय कौन करता है उसको? डीएम करता है। तो दूसरा हो गया पारामिलिट्री फोर्स का सहयोग लेगा। समझ रहे हैं? अगर तीसरा इससे भी अगर बात नहीं बन रहा है, तो तीसरा में आर्मी का सहयोग लिया जाता है। आर्मी का सहयोग जनरली बहुत विषम परिस्थिति में लिया जाता है। इसका सहयोग समान परिस्थिति में नहीं लिया जाता है, कि जब आर्मी आ जाता है ना, तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से हाथ इससे अधिकार ले लेता है, और डायरेक्ट अपने डायरेक्ट चार्ज में काम करता है, डायरेक्ट एक्शन में आता है। डीएम उस समय बैकड्रॉप में चल जाता है, डायरेक्ट एक्शन करता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के मार्गदर्शन में काम करता है। समझ रहे हैं? ये डीएम के अधीन में नहीं रहता उस समय। और इसलिए आर्मी का नागरिक कार्यों में इस्तेमाल बहुत कम होता है, बहुत कभी कभी होता है। जनरली पारामिलिट्री फोर्सेस का होता है। लेकिन अगर उससे भी अगर कानून व्यवस्था ना सुधरे, तो फिर आर्मी का सहयोग लिया जाता है। फर्स्ट समान परिस्थिति में क्या होता है? डीएम और एसपी प्लस जो उधर बाएं तरफ मैंने लिखा, ये लोग कानून व्यवस्था बनाते हैं। अगर उससे नहीं सुधरे, तब का पारामिलिट्री फोर्सेस, अगर उससे भी ना सुधरे, तब आर्मी का सहयोग इसमें लिया जाता है। लेकिन आर्मी का सहयोग को अवॉइड ही किया जाता है, क्योंकि आर्मी का काम कानून और व्यवस्था बनाना नहीं है, बल्कि उसका काम देश को बाहर दुश्मनों से बचाना। तो नागरिक कार्यों में उसका ना कम से कम उपयोग। कभी कभी देखते होंगे, बाढ़ आ गया, चक्रवात आ गया, हमारे भूकंप आ गया, उस समय उसका सहयोग लिया जाता है। इन कानून और व्यवस्था बहाने में उसका सहयोग नहीं लिया जाता। हमारे दिस इज बेसिक पॉइंट, ये जनरली इस तरह का काम होता है। ठीक है? अब और भी होता है वर्चुअली, कि जैसे ये क्या कहते हैं आपका पुलिस का फंक्शन, जो पुलिस जिस जिस टॉपिक अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें 3-4 चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला चीज़ जो इम्पोर्टेंट है आपको, जो स्टूडेंट को जानना चाहिए, वह है आपका कि ये जो है टॉपिक क्या है? एक तो कानून और व्यवस्था कहते हैं किसको है?
ये टॉपिक तो ये हो गया। दूसरा, सेंट्रल एजेंसीज, मतलब क्या-क्या भूमिका निभाती है कानून व्यवस्था, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तीसरा, स्टेट एजेंसी, स्टेट में कौन-कौन सा एजेंसी है जो कानून और व्यवस्था। अब चौथा जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, पुलिस। तो पुलिस बहुत इम्पोर्टेंट, मैंने बोला पुलिस और कानून और व्यवस्था दोनों एक-दूसरे का क्या है, पर्याय है। क्लियर है? तो कानून और पुलिस एक दूसरे का पर्याय है। कानून व्यवस्था, पुलिस के हिस्से बहुत सारा काम होता है। और पुलिस का मैंने आपको बताया था कि पुलिस शब्द बना किससे, पुलिटिया शब्द से बना है। और पुलिटिया का मतलब क्या होता है, जो राज्य का अंतरंग हिस्सा होता है, जिसके हिस्से क्या होता है, कानून और व्यवस्था बनाने की जिम्मेवारी होती है। तो कानून और पुलिस जो है इस मायने में बहुत सारा फंक्शन करता है। क्लियर है? तो यहाँ पर हम लोग यही देखते हैं वर्चुअली कि पुलिस का फंक्शन क्या है। तो पुलिस का फंक्शन इन जनरल बदलते रहा है। जैसे भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 आया था, तो उसके तहत पुलिस पुलिस का फंक्शन क्या था बता सकते हो? है कि फिर जो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आया, तो पुलिस के फंक्शन को उसने बदल दिया। समझ रहे हैं? तो जैसे होता है। फंक्शंस ऑफ पुलिस, ये पुलिस इंडियन पुलिस एक्ट 1861। इसके अंदर पहला काम क्या है बताइए? पहला है लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस। दूसरा, इंटेलिजेंस रिलेटेड फंक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, शहर में क्या गतिविधि चल रहा है, समझ रहे, कौन घटना घटने वाली है, उस सब पर पता लगाना और फिर उस पर कार्रवाई करना। समझ रहे हैं? फिर टू प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, अपराध को रोकना। चौथा क्या है, मतलब ब्रिंग ऑफेंडर और क्रिमिनल टू जस्टिस, मतलब इनको न्याय देना, इसको सजा दिलवाने की व्यवस्था करना। फिर क्या है बताया जाए, मतलब कह सकते हो इंस्पेक्शन रिलेटेड टू लॉ एंड ऑर्डर थ्रेट। लॉ एंड ऑर्डर थ्रेट मतलब समझते हो, ये सिनेमा हॉल हो गया, थिएटर हो गया, शराब खाना हो गया, यहाँ सब पर क्या होता है, मतलब गतिविधियां जो होता है कानून और व्यवस्था को डिस्टर्ब कर देता है, कर सकता है। समझ रहे? फिर होता है जो अपराधी लोग जो होता है ना, अप्रहेंड जो कह सकते हो उसका, जो आपराधिक क्षति मतलब कह सकते हो, क्रिमिनल्स एंड ऑफेंडर्स, हैबिचुअल ऑफेंडर्स जो होता है ना, आप देखते हो उन लोग को नजर रखना, ये सब उसका काम होता है। भारतीय पुलिस अधिनियम जो है 1861 में इस तरह का काम की थी। फिर द्वितीय प्रशासनिक सुधार भी एक अपराध को रोकना, अपराध की जांच करना, कानून व्यवस्था बनाए रखना, हमारे फौजदारी मुकदमा का निपटारा कर निपटारा में सहयोग देना। फिर आपका समाज के जो देश के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान है, औद्योगिक प्रतिष्ठान और स्मारक वगैरह होता है, उसकी रक्षा करना। समझ रहे हैं? फिर मतलब सर्विस, जैसे बैंक हुआ, इंश्योरेंस कंपनियां हुई, समझ रहे हैं, ट्रैफिक को कंट्रोल करना, आपदा वगैरह में सहयोग देना, पर प्रबंधन में। तो इस तरह का बहुत सारा फंक्शन द्वितीय प्रशासनिक पुलिस का फंक्शन जो है ना, बहुत ही विविड नेचर का होता है। समझ रहे हैं? मतलब आप समझिए कुछ प्रिवेंटिव है, कुछ ऑन है और कुछ पोस्ट वाला है। मतलब पहला तो उसको कोशिश है कि अपराध ना हो, फिर अपराध हो गया तो उसका सही जांच पड़ताल हो, अपराधियों को दंड मिले, इसकी व्यवस्था कोर्ट को सहयोग करना, वगैरह वगैरह। तो आप देखिएगा कि पुलिस का फंक्शन के बारे में, मतलब लगभग राज्य दर राज्य अलग अलग भी भारतीय पुलिस अधिनियम के 1861 के अलावे बिहार पुलिस एक्ट 2007 भी देख लीजिएगा। बिहार पुलिस एक्ट जो है ना 2007 में भी
पुलिस का फंक्शन डिफाइन किया गया है कि बिहार पुलिस का ये फंक्शन होगा। समझ रहे हैं? तो मैं आपको बता रहा था कि पुलिस वर्चुअली ओवर वर्क ऑर्गेनाइजेशन है, इसके कंधों पर बहुत ज़िम्मेवारी है। समझ रहे हैं? एक अपराध का रोकना जो सबसे इम्पोर्टेंट है, गणमान्य व्यक्ति को सुरक्षा देना, हमारे तीसरा जो है यातायात नियंत्रण करना, फिर आपदा इत्यादि में सहयोग देना वगैरह। तो इस हिसाब से पुलिस में हमेशा लोड बना रहता है। एक तरफ संसाधन का अभाव, दूसरी तरफ पुलिस सुधार जितना होना चाहिए था स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, पुलिस सुधार हुआ नहीं। तो कानून और व्यवस्था से रिलेटेड बहुत सारे मुद्दे, तो कानून और व्यवस्था से जुड़े मुद्दे सबसे पहले देखते हैं, क्या-क्या जुड़े मुद्दे हैं। इश्यूज रिलेटेड टू लॉ एंड ऑर्डर। पहला हो गया पुलिस सुधार। जितना पुलिस में सुधार होना चाहिए था, वह नहीं हुआ है, ये एक बहुत बड़ा दिक्कत है। दूसरा, केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध जो होता है ना, जिससे डिस्टर्ब होता है, हमारे उस पर प्रभाव पड़ता है, कानून और व्यवस्था को लेकर। तीसरा जो है आपका राजनीतिक अपराधीकरण। ये अपराधीकरण आज के दायरे में बहुत इम्पोर्टेंट इश्यू बन चुका है। समझ रहे हैं? मतलब प्रशासन का अपराधीकरण, राजनीतिक का अपराधीकरण, समाज का अपराधीकरण बहुत ज़्यादा, इससे भी कानून और व्यवस्था बनाए रखने में फिर आप नक्सलवाद, आतंकवाद वगैरह, वगैरह, वगैरह। अभी आप देख रहे हैं साइबर क्राइम वगैरह हो गया, संगठित अपराध वगैरह बहुत सारा हो गया। संगठित अपराध, साइबर क्राइम, ये सब बहुत सारा नए-नए अपराध के नए-नए रूप आ रहे हैं। तो ये सब पुलिस के मार्ग में कानून और व्यवस्था से संबंधित इम्पोर्टेंट इश्यूज है। फिर एक इश्यूज है पुलिस प्रशासन संबंध, पुलिस और जनता में संबंध जो है, पुलिस और जनता के बीच संबंध, ये सब इम्पोर्टेंट है। इस पर बेहतर कानून और व्यवस्था निर्भर करता है। तो ये सब पर आपको वर्कआउट करने की जरूरत है। ठीक है? तो आप जो है वर्चुअली सबसे पहला तो राष्ट्रीय पुलिस आयोग जो है, जो धर्मवीर है, उसको पढ़ेंगे। फिर द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट में भी कानून और व्यवस्था पर बहुत सारा रिकमेंडेशन किया है, उसको भी जरा देख लेंगे। समझ रहे हैं? फिर आप जैसे बीच-बीच में सरकार बनाते रहती है, 16 सौरभ जी के अध्यक्षता में बना ड्राफ्ट बना है। उसके अलावा छोटा-मोटा कमेटी हमेशा कुछ ना कुछ परिप्रेक्ष्य में बनते ही रहता है सरकार द्वारा, उस पर भी नज़र रखना है। तो उस पर भी यूपीएससी केंद्र बिंदु में रख के उस टॉपिक को क्वेश्चन पूछती है। समझ रहे हैं? तो जो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्चुअली एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत खुला टॉपिक है। 2006 में जो मैंने आपको बतलाया था कि जो क्या कहते हैं आपका स शरीफ प्रकाश सिंह वाले मामले पे जो जनहित याचिका दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने 7.7 डायरेक्टिव दिए थे राज्य सरकारों को कि आप ये केंद्र भारत सरकार को कि इस सब पर आप काम कीजिए। तो सबसे पहला उसने क्या बोला था, हर राज्य में एक राज्य सुरक्षा आयोग बनेगा, जिसमें परिषद बनेगा, जैसे मुख्यमंत्री, डीजीपी, समझ रहे हैं? उसके बाद सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, जो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, नागरिक वगैरह सम्मिलित होंगे और वो लोग तय करेंगे कानून और व्यवस्था से संबंधित मुद्दे को, जिसको सरकार लगभग ना माने, क्योंकि कानून और व्यवस्था को सरकार अपने अंडर रखना चाहती है और किसी परिस्थिति में बाहरी आदमियों को इसमें इन्वॉल्व करना नहीं चाहती। तो ये भी राज्य सुरक्षा परिषद वाला मामला लटक ही गया। फिर दूसरा डीजीपी का मेरिट पर नियुक्ति हो और 2 साल टेन्योर हो। तो इस पर लगभग हो रहा है। अब उस पे ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया था। जैसे याद होगा मेरे को कि जब बिहार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे, तो उस समय कंग था चीफ सेक्रेटरी और आशीष रंजन सिन्हा थे डीजीपी। चाहती नीतीश कुमार सरकार तो उनको हटाकर नया डीजीपी अपॉइंट कर सकती थी, लेकिन उन्होंने उनको पूरा काम करने दिया, समझ रहे, हटाया नहीं। तो और आज के तारीख में भी जैसे आप देख रहे हो कि लगभग मतलब उतना आया राम गया राम टाइप की व्यवस्था नहीं है। जहाँ तक रही बात, होता तो मेरिट के आधार पर ही भर्ती होता है, नियुक्ति होता है, लेकिन कई दफ़ा सीनियरिटी को ओवरलुक भी किया जाता है।
समझ रहे हैं? और जूनियर अधिकारी को भी अपॉइंट कर दिया था। फिर ये जो होता है पुलिस का ना ट्रांसफ़र मतलब किसी भी जगह पर परमानेंट नहीं होना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज़ वो मतलब क्या कर लेता है वेस्टेड इंटरेस्ट डेवलप कर लेता है। इसलिए 2 साल के बाद उनको ट्रांसफ़र करना ज़रूरी। फिर उन्होंने बोला इन्वेस्टिगेशन को अलग कर दो। इन्वेस्टिगेशन अलग होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर अलग होना चाहिए। क्या है कि एक ही अधिकारी इन्वेस्टिगेशन भी करता है एंड लॉ एंड ऑर्डर भी करता है, तो दोनों के साथ न्याय नहीं कर पाता। इसलिए आपने देखा होगा बिहार में पिछले दिनों इन्वेस्टिगेशन के लिए अलग डीएसपी बना, डीवाईएसपी इन्वेस्टिगेशन और डीवाई इन्वेस्टिगेशन लॉ एंड ऑर्डर। यहाँ तो 2 तरह का डीएसपी अभी है, लॉ एंड ऑर्डर का अलग है, बाद में ये सब मिल जाता है, लोअर लेवल का दोनों बाइफरकेशन ताकि जाँच अलग होता रहे, वो अलग हो। फिर एक पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड की स्थापना की बात कही थी, जिस ट्रांसफर पोस्टिंग के संबंध में हो। फिर पुलिस के विरुद्ध शिकायत वगैरह के लिए भी उसने पॉइंट आउट किया था और जो केंद्रीय पुलिस बल है, उसके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग बनाने की बात कही थी। अभी तो लगता है ये तो नहीं बना, राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग सीपीओ के लिए, लेकिन मतलब ये क्या केंद्र में भी राज्य में भी राज्य सुरक्षा परिषद भी नहीं बना। सॉरी इस मामले में इस परिप्रेक्ष्य में लेकिन पिछले दिनों पुलिस के क्षेत्र में कई सुधार जरूर हुए हैं, समझ रहे हैं? और लगातार इस दिशा में काम हो रहे हैं, लेकिन है बहुत बड़ा सा इश्यू और इसका तुरंत संभव है भी नहीं। तो इस संदर्भ में जो चल रहा था, जो कह सकते हो 2015 के बाद सरकार ने जो कानून और व्यवस्था के संदर्भ में वर्कआउट किया, तो उसी का एक पूरा स्कीम को हमने एकजुट करके अम्ब्रेला स्कीम बतलाया और उसमें क्या-क्या चल रहा है सो देखिए। बिहार पुलिस अधिनियम, मॉडल पुलिस अधिनियम, सॉलिस और अबजी एक नया अधिनियम बन रहा है। फिर कानून और व्यवस्था पर अध्ययन करने के लिए गृह मंत्रालय में टास्क फोर्स का गठन किया गया। फिर पुलिस में महिलाओं का संख्या बढ़ाया गया है और आप देखते हो बिहार में अलग से बटालियन बनाया गया है। फिर जो पुलिस हेल्पलाइन जो है नेशनल वाइड एक नंबर बनाने की बात हुई। फिर पुलिस के मामले में भ्रष्टाचार के मामले में जांच करने के लिए लोकपाल का मतलब लोकपाल से इसको जोड़ने की बात की गई। फिर कहा था पुलिस के अधिकारियों का, कर्मचारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग ट्रांसपेरेंट बनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। फिर पुलिस का आधुनिकीकरण करने पर बल दिया गया। आईपीसी, सीआरपीसी में चेंज करने पर बल दिया गया। पुलिस यूनिवर्सिटी खोलने पर बल दिया गया। पुलिस मतलब कह सकते हैं क्या जेल जेल सुधार पर बहुत सारा वर्क किया गया है। राज्य को पुलिस को पॉलिटिकल हस्तक्षेप से मुक्त करने की स्कीम के तहत शामिल किया गया है और नॉट इम्पोजिशन टू गेट, समझ रहे हैं? पब्लिक फेथ जो है मतलब पुलिस पर जबरन थोपने वाली व्यवस्था को त्याग करके सहयोग लेने की आवश्यकता पर बल दिया गया। नोट थोपने के बजाय सहयोग और विश्वास लेने पर। और पुलिस नटसेल अगर कहा जाए तो पुलिस को आज के तारीख में स्मार्ट बनाने की कोशिश किया जा रहा है। तो स्मार्ट का मतलब क्या हो गया? एस का मतलब हो गया सेंसिटिव, एम का मतलब हो गया मॉडर्न, ए का मतलब हो गया अलर्ट, आर का मतलब रिलायबल और टी का मतलब टेक्नो फ्रेंडली एंड ट्रेंड। तो यहाँ स्मार्ट का मतलब कुछ और हो रहा है इन जनरल जो हम लोग समझते हैं। तो जो इसमें देखो आईपीसी सीआरपीसी बदला गया, फिर आप प्रिजन रिफॉर्म भी हुआ है, हमारे नया पुलिस अधिनियम बन रहा है, पुलिस के आधुनिकीकरण पर भी वर्कआउट हो रहा है। तो बहुत सारे प्रयास विगत वर्षों में इधर हुए हैं। अभी और भी उपाय है पुलिस को संदर्भ में मेजर्स जैसे पुलिस को और बेहतर बनाया सकता है। तो जिसमें सबसे पहला उनका अभिवृत्ति चेंज, अभिवृत्ति चेंज में समझ रहे हैं पुलिस के सोचने का तरीका, उनका क्षमता विकास, अभिवृत्ति में परिवर्तन, अभिवृत्ति एटीट्यूड बदलना होगा और क्षमता विकास करना होगा। और क्षमता विकास दूसरा क्या है इसने मतलब पीपुल के लिए मानव अधिकार और देश की अखंडता, एकता इत्यादि को ध्यान में रखकर कार्य करे। समझ रहे हैं? जो पुलिस में जो चलता है एटीट्यूड जो चल रहा है ना, हर चीज चलता है, इस एटीट्यूड को बदलने की आवश्यकता पर किया गया है। फिर पुलिस
जो कप्तान हैं, उनका लीडरशिप उसको अधिक बनाने की और अधिक सशक्त बनाने की आवश्यकता पर शायद यही कारण है कि जो डीजीपी का 2007 में बिहार पुलिस अधिनियम आया, तो डीजीपी का अधिकार को बढ़ाया भी गया। फिर पुलिस को राजनीतिक और नौकरशाही के नियंत्रण से मुक्त करने की बात कहा गया। फिर इनके ट्रेनिंग के लिए नेशनल वाइड एक्शन प्लान बनाने की आवश्यकता का सुझाव दिया गया। फिर मतलब ट्रेनिंग में इमोशनल पार्ट पर भी फोकस करने का हमारे, ताकि पुलिस पर जो संवेदनहीन होने, क्रूर होने, मुझे याद आता है कैसे बोलता है वर्दी वाला गुंडा पुलिस को बोलता है। मतलब जैसे मतलब पुलिस अगर बहुत केसेस ऐसा देखने को मिला कि जो मतलब मतलब कह सकते हैं क्रूर व्यवहार में पुलिस सबको झुठला सकता है, ऐसा कई प्रकरण देखने को बीच-बीच में मिलते रहता है। समझ रहे हैं? जब मतलब मोटरसाइकिल से घींच के ले गया तो 3rd डिग्री टॉर्चर किया वगैरह बहुत तरह का। फिर पुलिस पर्सनल का कंडीशन को सुधारना बहुत ज़रूरी है कि जिस क जितना कठिन परिस्थिति में उन्हें काम करना होता है, तो उनका कार्यदशा सुधार अच्छा होना चाहिए, सेवा स्तर अच्छा होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तभी वो बेहतर ढंग से काम कर पाएँगे। जो ट्रेनिंग मॉडल जो है ना, ट्रेनिंग का तौर तरीका बदलना होगा। समझ रहे हैं? फिर सिक्योरिटी जो होते हैं पर्सनल, जो हम लोग अपने घर पर या और एजेंसी रखती है, उसका सर्टिफिकेशन होना चाहिए। फिर एफआईआर जो कोर्ट में होता है, क्या थाना में होता है, उसमें सुधार होना चाहिए। आजकल तो ऑनलाइन भी आप एफआईआर करा सकते हैं वगैरह। फिर साइबर क्राइम पर अलग से कैडर, क्योंकि साइबर क्राइम को रेगुलर पुलिस नहीं मैनेज करने की स्थिति में है। फिर कैपेसिटी डेवलपमेंट के लिए एक्सपर्ट का पैनल बनाने का, समझ रहे हैं? और फिर टेक्नोलॉजी सेंटर खोलने का, जो बेहतर मतलब लोगों के टेक्नोलॉजी को और सुलभ बनाने के दिशा में काम करे। और साइबर साइबर सिक्योरिटी पर खास तौर पर ट्रस्ट करने की बात, क्योंकि आज के तारीख में ये बहुत बड़ा चुनौती बनते जा रहा है और जो एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट कमजोर है। अब देख रहे एआई आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, तो इस परिप्रेक्ष्य में यह और संवेदनशील और जटिल होता जा रहा है। तो अभी जो उपाय है पुलिस को बेहतर बनाने, पुलिस को आधुनिक बनाने, ट्रेनिंग का तौर तरीका बदलने, पारदर्शी पुलिस का व्यवस्थापन पारदर्शी बनाने, समझ रहे हैं? पर्सपेक्टिव को थोड़ा बड़ा करने और जो मानवाधिकार, राष्ट्रीय अखंडता, एकता इत्यादि के भावना को ध्यान में रखकर कार्य करने, चलता और मानसिकता ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि पुलिस में या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हर चीज़ को हल्के में लेने की जो आदत है, उस पर अंकुश लगाने की ज़रूरत है। तो ये सब कुछ चेंजेज़ है जिसको अभी करने की ज़रूरत है और मैं समझता हूँ हो भी रहा है धीरे-धीरे अपने स्तर पर। और लेकिन चूँकि इतना बड़ा ये क्षेत्र है और इतना स्लो प्रोसेस है कि कहीं-कहीं नज़र नहीं आता है, लेकिन फिर भी अगर आप नोटिस करेंगे मतलब 10 वर्ष के अंतराल में, 20 वर्ष के अंतराल में क्या परिवर्तन हुआ, तो आपको नज़र आएगा कि डेफ़िनेटली सुधार हुआ। ऐसे हम अधिकांश राज्य नया पुलिस अधिनियम बना चुके हैं, फिर साइबर के लिए अलग से व्यवस्था कर रखे हैं, महिला बटालियन बना रखा है। हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोला है अपना, रिक्रूटमेंट बढ़ाया है, इन्वेस्टिगेशन को इससे अलग किया है, रेगुलर पुलिसिंग से अलग किया है। इस तरह से काम तो हो ही रहा है और अभी और भी सुधार की गुंजाइश इसमें व्यापक है। तो ये टॉपिक मैं भी आपके साथ डिस्कस कर रहा था, जो कानून और व्यवस्था से रिलेटेड है, बहुत बड़ा टॉपिक है और आपको किताब टेक्स्ट बुक कंसल्ट करना चाहिए। साथ में आपको नेट से भी मटेरियल मिलेगा, उससे भी आप हेल्प लेकर इसको और इनरिच कर सकते हैं। ठीक है? तो मैं समझता हूँ इसको हम लोग यहीं कंक्लूड करते हैं और फिर समझ रहे हैं? क्लियर है? यस अगर सर। आपको कुछ पूछना है तो पूछिए। अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछिए।